नमस्कार दोस्तों। आज हम अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। मेरा नाम है दिलीप सिंह गुर्जर। आज हम अक्षांश एवं देशांतर को समझने का प्रयास करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर वो स्थितियां हैं पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन पर हमें ठीक ठीक उस स्थिति की जानकारी के लिए अक्षांश एवं देशांतर का पता होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम समझेंगे पृथ्वी की सतह पर किसी भी शहर अथवा देश की स्थिति का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ समझें, किसी पृथ्वी पर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कट कर रही होंगी, उससे उस लोकेशन का हम ठीक ठीक आकलन कर सकते हैं। जैसे कि आज का के समय में व्हाट्सएप का हम यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप में एक पोजीशन है लोकेशंस की। तो जैसे ही हम लोकेशन को व्हाट्सएप पर डालते हैं तो हमें उस जगह के अक्षांश एवं देशांतर प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप अगर आज चाहें तो अभी आप अपने व्हाट्सएप पर खोल के लोकेशन को जैसे ही आप सेंड करेंगे तो देखेंगे कि उस पर अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति दिखाई देगी। उससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ करीब जैसे ग्वालियर से बात कर रहे हैं, तो ग्वालियर हम देखेंगे कि करीब जैसे कि हमें पता है कि मकर रेखा मध्य प्रदेश में ठीक लगभग बीचों बीच से निकलती है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये ग्वालियर की लगभग लोकेशन है। यहाँ ये अक्षांश को देखेंगे तो ये लगभग 26 के डिग्री के आसपास आता है यहाँ, और देशांतर जो है 78 के आसपास। ये पॉइंट में समथिंग यहाँ पर आते हैं। तो ये अक्षांश एवं देशांतर की ये स्थिति यहाँ पर निकल के आती है। तो इससे हम ये एग्जैक्ट अपनी लोकेशन समझते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो अपनी लोकेशन को भी ठीक से उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजेंगे तो उसमें दो स्थितियाँ आपको प्राप्त होंगी, एक अक्षांश एवं देशांतर। उससे आपको ठीक ठीक अपनी उस लोकेशन की स्थिति का पता चल जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर कोई भी एक पॉइंट हो, किस पृथ्वी के तल पर कहीं भी हमें उस स्थिति का लोकेशन, जैसे कोई घर है, कोई मकान है, कोई इंसान है, किसी भी स्थिति का ठीक ठीक पता करने के लिए हमें अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता होगी। अक्षांश बेसिकली क्या है? एक कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची जाती है। ठीक है, जैसे कि ये 40 डिग्री का बन रहा है कोण। ठीक है, ये 60 का बन रहा है, 40 का ये करीब बन रहा है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे इनको मिलाते हुए, सॉरी ये 30 का बन रहा है, तो ये 40 का ये बन रहा है, ये 0 डिग्री पर है। तो अक्षांश क्या है? अक्षांश एक कोणीय दूरी है, इसे एंगुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। जैसे कि ये 0 डिग्री देशांतर, ओ सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा निकलती है, 66.5 डिग्री से आर्कटिक रेखा। ऐसे ही दक्षिण में हम देखेंगे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा निकलेगी। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ पर अक्षांश 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री से होकर गुजरती है।
देशांतर, अब हम देशांतर को समझते हैं। देशांतर क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं बेसिकली अर्धवृत्त होती हैं। ठीक है, अर्धवृत्त होती हैं, इसलिए इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 360। इनकी संख्या 360 होती है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्णवृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त होती हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ये कोई पृथ्वी पर कोई ऐसी रेखाएं नहीं है जो हमें कहीं दिखाई देंगी। एक्चुअली ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है ना, जैसे ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये जैसे हमने समझा कि लोग पृथ्वी पर के तल पर किसी भी लोकेशंस को हम पता करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, लेकिन कहीं भी ये फिजिकली हमें दिखाई नहीं देंगी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश जो है ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? देशा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव, यहाँ कितने कितने अक्षांश पड़ेंगे? यहाँ 90 अक्षांश, यहाँ 90 अक्षांश। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होगी? भूमध्य रेखा, एक तो खुद भूमध्य रेखा होगी। उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं? 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं? 90। तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 181, 181। ठीक है, एक दूसरी स्थिति बनती है। एक दूसरी स्थिति ये बनती है कि अगर उत्तरी ध्रुव को हम बिंदु माने और दक्षिणी ध्रुव को हम बिंदु माने, रेखा न मानकर इनको बिंदु माने, तो इनमें से दो रेखाओं को निकाल दिया जाएगा। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी आएगी? 179। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं, मा- मान लीजिए जैसे कि ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, इनके बीच जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री में लगभग कितना हो रहा है? 111 किलोमीटर। कर्क रेखा को हम देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ये बिल्कुल बारीक से यहाँ से निकलती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं निकलती है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप मैपिंग करें, इस चीज़ को समझें और अपने पास एक मैप रखें और उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें, इनकी मैप बनाना सीखें। और फिर इस लाइन को गुजार कर आप देखें कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है जी, जो बेसिकली ये 8 राज्यों से, इसकी आप प्रैक्टिस करें।
ऐसे ही मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? करीब 14 जिलों से होकर गुजरती है, जैसे कि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, जबलपुर, दमोह, उमरिया, कटनी और शहडोल। चाहे तो आप कोई इनका शॉर्टकट बना लें, कई आपको वीडियो उसके मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कोई भी एक शॉर्टकट बना लें, और लेकिन इसको आप याद रखें उसके लिए, ठीक है ना। 14 जिलों से होकर गुजरती है, और इनको आप ठीक से याद रखें कि कौन कौन से जिलों से, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के निकट से जो गुजरती है, इसलिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसी रेखा को हम प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये सब इसी के ग्रीनविच रेखा के नाम है, ठीक है। ये देशांतरों को हम समझेंगे कि दो देशांतरों के मध्य दूरी, जैसे कि हमने अक्षांश के लिए देखा था, दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी हो रही थी? लगभग 11 किलोमीटर। वही वैसी स्थिति लगभग देशांतरों के लिए, दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 लगभग इसको मानते हैं। तो अधिकतम जो होती है वो होती है इक्वेटर के पास, जो इक्वेटर है 0 डिग्री, उसके पास ये अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो ये दूरी कम होती जाती है, तो ध्रुवों पर जाकर ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, ठीक है। ध्रुवों पर जाकर ये दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। अक्षांश के लिए इसका लगभग विपरीत होता है। वैसे तो लगभग उनके बीच की दूरी समान रहती है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से अगर उस चीज़ को पूछा जाए तो यहाँ ध्रुवों पर जाकर अक्षांश की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे तो लगभग लगभग तो 111 के आसपास ही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी यहाँ, जैसे कि यहाँ आता है 111.67 के करीब, और यहाँ 110.45 के आसपास ऐसा कुछ रहता है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लगभग लगभग ये 111 के आसपास ही है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा, इसे तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? ये हमें पता है, लंदन के पास ग्रीनविच से होकर ये गुजरती है, ठीक है। और यहाँ से 180 डिग्री या तो हम पूर्व में चलें या ये पश्चिम में चलें, अगर इसको ग्लोब बना दिया जाए किसी भी तरफ से आएंगे तो ये 180 डिग्री, ये एक ही रेखा ये मिलती है यहाँ पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डेट लाइन बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी को तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से निकलती है। ये देखिए, इसको, इसके लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि इसको, इस डेट लाइन को थोड़ा मोड़ा गया है, 3-4 बार, 4 बार करीब करीब इसको प्रशांत महासागर में मोड़ा गया है। इसका कारण ये है कि यहाँ जो पड़ने वाले द्वीप हैं, जैसे कि ये फिजी, समाओ, गिलबर्ट आदि आदि द्वीप यहाँ पर पड़ते हैं, तो उनको एक ही तारीख में लेने के लिए इसको, इस लाइन को थोड़ा मोड़ा गया है, ठीक है। भारत का मानक समय हम देखेंगे। भारत का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है वो ग्रीनविच की तुलना में 82.5 डिग्री आगे है। तो ये कहाँ से निकलता है? ये इलाहाबाद के नैनी से होकर ये लाइन गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इसको भारत का मानक समय बोला जाता है। ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से होकर
गुजरती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आप समझ लीजिए, नहीं है। ये करीब करीब यहाँ से ऐसे निकलती है, ये इलाहाबाद पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। ठीक है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है, जो हमने देखा, ये किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी का नाम 0 डिग्री देशांतर है। इसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, इसी को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, ये निकल रही है, ये है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये निकलती है ग्रीनविच नामक स्थान से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? ये अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से है? प्रशांत महासागर से होकर, फिजी समावादी द्वीपों से होकर निकलती है, बेरिंग स्ट्रेट से होकर निकलती है। इसका मैप फिर से देख लेते हैं, ये मैप है। और इसको, इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको प्रशांत महासागर में 3-4 जगह पर मोड़ा गया है, जिससे वो एक ही डेट में वो द्वीप आ जाएं। ठीक है ना, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ठीक है, इसको 3-4 जगह करीब प्रशांत महासागर में इसको मोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बनता है? करीब 180 हो जाता है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई जगह इसको पूछा जाता है। तो ये हम देखेंगे कहाँ, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। तीनों रेखाएं निकलती हैं, इसका मैप देख लेते हैं। ये देखिए, अफ्रीका है, ये कर्क रेखा, सॉरी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो बताइए, कौन सी नदी काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार? लिम्पोपो, कॉन्गो, अमेजन, नील। इसको कौन सी नदी काटती है? कॉन्गो। ठीक है, ये देखते हैं, ये है कॉन्गो नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ठीक है, लिम्पोपो, कॉन्गो, अमेजन, नील। तो इसको कौन सी नदी काटेगी? लिम्पोपो। मैप देखते हैं इसका। ठीक है, ये है लिम्पोपो। ठीक है, ये मकर रेखा, इसको ये 2 बार काट रही है। ऊपर ये इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को कॉन्गो काट रही है। ध्यान रखें, ऊपर कौन सा है, ऐसे याद रखें, काली। ऊपर कौन सा है? कॉन्गो। ठीक है, नीचे लिम्पोपो। ठीक है, ऐसे याद रखो, काली। ठीक है, ऊपर कॉन्गो,
नीचे लिम्पोपो, ये कॉन्गो, ये लिम्पोपो। कॉन्गो काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार, और लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को 2 बार। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको 2 बार काटती है लिम्पोपो, इक्वेटर को काटती है 2 बार कॉन्गो। ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी के लिए कई बार पूछा भी गया है, और भी एग्जाम में कई जगह ये पूछा जाता है। देखते हैं हम कौन सी नदी है ये, बताइए। नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, तवा है। ये देखिए, इसका मैप देखते हैं। ये कर्क रेखा निकल रही है। ठीक है। यहाँ से माही निकलती है गुजरात में, राजस्थान में भी जाती है, राजस्थान के बाद गुजरात में जाती हुई ये कहाँ पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? धार से। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया जाएगा। कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है। ठीक है। और ये कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई? माही। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ा व्रत बनता है जो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर बनता है। यही सबसे बड़ा व्रत बनता है। ठीक है। कौन सा है? भूमध्य रेखा पर। दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट। तो ये हम देखेंगे दो देशांतरों के मध्य लगभग कितना समय अंतराल आता है। जो निकटतम दो देशांतर होते हैं, ठीक है, उनके मध्य 4 मिनट निकलता है। अच्छा, ये कैसे निकलता है देखते हैं। पृथ्वी जो अपना एक पूरा चक्कर कितने में काटती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24, ये करीब निकलता है 24, 36, 36, 4, 15, ये करीब 15 डिग्री निकलता है। ठीक है। तो 15 डिग्री कितने देर में घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। ठीक है। 1 घंटा, तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी? 60/15, यानी 4 मिनट। ठीक है। तो ये हम समझेंगे दो निकटतम देशांतरों के मध्य समय अंतराल लगभग कितना होता है? 4 मिनट। ठीक है, ये इस तरीके से निकलता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न। 0 डिग्री। ठीक है। 23:30, 23:30 कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। अब ये देखिए, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में इसके आके लंबवत होता है, ठीक है, तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा।
ठीक है, तो ये कब पड़ता है? ये पड़ेगा 21 जून को, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, तब ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा सबसे बड़ा दिन? जब सूरज मकर रेखा के लंबवत होगा। ठीक है, यहाँ जैसे और भी जो स्थितियाँ बनती हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ही, और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे ये 21 जून की स्थिति होती है। ठीक है, ये 22 दिसंबर की स्थिति होती है, जब सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है। जब सूरज कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो 21 जून की स्थिति में होगा। ठीक है, अब ये देखिए, सूरज जब यहाँ से ये लंबवत होगा, इसके बाद ये रिटर्न करेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर। ठीक है, एक स्थिति ये बनेगी। ठीक है, एक ये बनेगी जब यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 21 मार्च। ठीक है, तो ये वो स्थितियाँ हैं दोनों जब सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पर? यहाँ। जब सूरज विषुवत रेखा के ठीक लंबवत होगा, ऊपर होगा, तो दिन और रात की स्थिति क्या होगी? बराबर होगी। ये साल में दो स्थितियां बनती हैं। कौन सी? एक 23 सितंबर, एक 23 सितंबर वो स्थिति बनती है, एक 21 मार्च ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, इसको ठीक है, इनको विषुव बोला जाता है, विषुव। ये जो दो स्थितियां बनती हैं, ठीक है ना, इक्विनॉक्स, ये जो दो स्थितियां बनती हैं इनको क्या बोला जाता है? विषुव। ग्रीनविच माध्य समय में भारतीय मानक समय के बीच कितना समय अंतराल होता है बताइए? 5 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट, या 8 घंटे 30 मिनट का निकलता है अपना 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये कैसे निकलता है? देखिए, ये देखिए, ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, और ये भारत के नैनी से निकलने वाली कितनी 82.5 डिग्री से होकर गुजरने वाली रेखा। ठीक है, अब हम जैसे हमने देखा था 1 डिग्री में कितने का आ रहा था? 4 का। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 82.5 डिग्री का 4 से, तो ये लगभग कितना निकलता है? 330 मिनट के करीब आता है। ठीक है, ये लगभग कितना होता है? 5 घंटे 30 मिनट। ये इस प्रकार ये स्थिति मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितने कितने का अंतर है? ये 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का। ये हमारी मानक रेखा है, इलाहाबाद के नैनी से निकलने वाली। और ये ग्रीनविच रेखा, प्राइम मेरिडियन रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा। ठीक है, यदि दो देशांतरों के बीच समय अंतराल 2 घंटे है तो देशांतरों में अंतर कितने डिग्री का होगा? ये हमने देखा अभी, इससे आप निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए, 4 मिनट में कितना जा रहा है? 1 डिग्री जा रहा है। ठीक है, जैसे हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 15 चौक 60, इधर भी 15 से करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना घूम रहा है? 15 मिनट, मानी 1 घंटे में
15 डिग्री। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में घूमेगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे बड़े आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आए होंगे और इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको समझने में आसानी मिली होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।